हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में क्वेश्चन फॉर्मेशन जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का यानी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास और मनोविज्ञान, इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वेश्चन फॉर्मेशन यानी प्रश्न निर्माण। क्वेश्चन फॉर्मेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक सही क्वेश्चन के क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, ये जानेंगे। और ये भी समझेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, यानी जब बच्चे पढ़ रहे हों और टीचर कुछ पढ़ा रहे हों, उस दौरान प्रश्नों का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये भी जाना समझा जाना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जब भी क्लासेस चल रही होती है, ऑनगोइंग क्लासेस में प्रश्न सही तरीके के क्वेश्चन को करना भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। और सही तरीकों का निर्माण ये पता करने के लिए एक टीचर को कि भाई आपने जो भी पढ़ाया है या कि जो भी समझाया है वो बच्चों को समझ आ भी रहा है कि नहीं, ये टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही तरीकों का प्रश्न निर्माण या कि प्रश्न, और बेसिकली यदि एक सीधा सा क्वेश्चन यदि पूछते हैं कि प्रश्न क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम ये पता करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, और इससे ये भी पता लग जाता है इनडायरेक्टली कि टीचर ने क्या सिखाया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है टीचिंग के दौरान, थोड़े से क्लास को रिफ्रेश करने के लिए, थोड़ी सा आइस ब्रेकिंग के लिए कि कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़े से बच्चों का थोड़े सा एक क्लास रिफ्रेश हो गई है, तो क्वेश्चन को पूछा जाना, प्रश्न का निर्माण करना। अब स्टूडेंट, एक टीचर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक स्टूडेंट को ये पता होना कि भाई टॉपिक के अंदर आपको क्वेश्चन पूछने हैं। जो लेसन, जो स्टोरी, जो भी क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं, नो मैटर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर के क्वेश्चन उस क्लास में पूछे जाए, तो चीजों को क्या है, क्लासेस हेल्दी होंगी। ठीक, तो ये यदि सिंपल सी बातें जाने कि क्वेश्चन फॉर्मेशन में भाई प्रश्न की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी प्रश्न की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक विशेषता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, यानी प्रश्न का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। यानी एक शिक्षक प्रश्न के माध्यम से क्या जानना चाहता है, या कि एक स्टूडेंट एक प्रश्न जब करता है क्लासरूम के दौरान, तो उसके पीछे का उस प्रश्न को करने के पीछे का उसका उद्देश्य क्या है, वो वास्तव में क्या जानना चाहता है। वो क्लास में कुछ क्वालिटी ऐड करने के लिए या कि क्लास में डिस्ट्रक्शन पैदा करने के लिए किस उद्देश्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। इससे एक कदम आगे जाएं और क्लासेस, यदि एग्जामिनेशन की बात करें, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, समेटिव या फॉर्मेटिव, किसी भी प्रकार का असेसमेंट हो, उसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार की, यदि ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। यानी कोई बोलता है निबंध लिखिए, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में निबंध लिखने के लिए पूछा जा रहा है, इससे क्या पता लगता है। इससे देखिए, इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक रूप से चिंतन करने, नए विषयों में चीजों को लिख पाने, अपने खुद के मौलिक विचारों को प्रस्तुत करने की योग्यता आ भी पाई है कि नहीं, इन चीजों को। तो देखिए, ये होता प्रश्न का उद्देश्य। इसके बाद देखें तो होमवर्क, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हम देते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न करते हैं विद्यालय में कि इस पर्टिकुलर वर्ड में इतने इम्पोर्टेंट, यदि हम कोई पोएम पढ़ा रहा है, उसमें बहुत सारे शब्द आए, उनके पर्यायवाची लिख के आइए, उनके विलोम लिख के आइए। तो कुछ होमवर्क टाइप जब हम क्वेश्चंस करते हैं या कि उनको रिटन में दे देते हैं, तो वो इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं। फिर विषय वस्तु, जिसकी मैंने जस्ट चर्चा की कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा जा रहा है या टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, उसके विषयांतर क्वेश्चंस को ना लेना। टीचर के लिए जरूरी है कि विषयांतर क्वेश्चन बच्चों के माध्यम से ना आए, और बच्चों के लिए कि वो क्लास टाइम में पूरा हो जाए, इसके लिए अंडर सिलेबस या पर्टिकुलरली अंडर क्लासरूम सब्जेक्ट वहां से क्वेश्चन आए, तो हेल्दी क्वेश्चन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, वो किस स्वरूप का, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है कि क्वेश्चन सही और गलत पता करना है, ये कि क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाना है, किस प्रकार का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन।
और किसी प्रकार की विषय वस्तु को जानने के लिए ये टीचर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इन प्रकार के क्वेश्चंस में एक टीचर की खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जो ये विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं और जितनी जानकारी चाहिए उसके लिए हमारे लिए कौन सा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा, ये सही जोड़ी से पता चल जाएगा, रिक्त स्थान से पता चल जाएगा कि हमें मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस देके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे या कि और कोई तरीका होगा लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने से ये अधिगम का ये हिस्सा हमें पता चल जाएगा कि हमने समझा दिया और बच्चों ने समझ लिया। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें रचनात्मकता और मौलिकता बच्चों की टेस्ट करने के लिए भाई हम मौलिक रूप से जो हमने पढ़ाया है उससे बच्चा अपना भी कुछ सोच रहा है कि केवल रोबोटिक बंदा है कि जितना पढ़ा दिया, जितना कमांड दे दिया, इस प्रकार का है कि उसके खुद का दिमाग लगा रहा, खुद की उसकी मौलिकता है और खुद की जो क्रिएटिविटी है वो निकल के बाहर आ रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय, यानी बच्चों के अंदर देखिए ब्रेन का भी डेवलप होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ पर्टिकुलर समय तक बच्चों को रटना ही पड़ता है, यानी उनकी मानसिक योग्यता को एम्पावर करने के लिए कुछ वक्त तक जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी ब्रेन की डेवलप नहीं होती तो बच्चे रट के समझते हैं, चीजों को केवल रटते हैं। जैसे उनका दिमाग विकसित होता है फिर समझने की एबिलिटी आ जाती है। तो छोटी छोटी क्लासेस में ये चेक करने के लिए कि बच्चे ने इन चीजों को संज्ञान में ले लिया, बच्चों को ये चीजें मेमोराइज हो गई कि नहीं, लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे होता क्या है कि यदि कोई टीचर कोई स्टोरी पढ़ा रहा होता है और प्रश्नों के माध्यम से जब उनको रिवाइज कर रहा होता है तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का रिपीटेशन होता रहता है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद चित्रात्मक प्रश्न देखिए इस प्रकार के होते हैं कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर इमेज दी जा रही होती है, यानी किसान खेत में काम करता हुआ या कि कोई कारपेंटर अपनी लकड़ी का पर्टिकुलर काम करता हुआ या कि डॉक्टर अपने जो भी क्लिनिक में किसी की मरीज की दवा करता हुआ, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन या किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस, अब वो इमेज दे दिया जाता है बच्चों को क्लास में और बोला जाता है कि आप इसके बारे में जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, वो सब आपको लिखना है। इससे पता चलता है कि बच्चे की इमेजिनेशन यानी उसको इमेजिन करने की कितनी एबिलिटी है, जो वास्तव में देख रहा है और उसके पीछे की क्या स्टोरी, कितनी बातें बच्चा लिख पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है चित्रात्मक प्रश्न की। कोई आप चित्र देके अब हम एज ए टीचर बोल देते बच्चों को कि आपको जो जो भी नजर आता है उसको आप उसके नीचे कुछ पंक्तियों में, कुछ पेजेस में आप लिख के बताइए। इससे पता लगता है कि बच्चे की इमेजिनेशन की एबिलिटी कितनी डेवलप हुई। इसके बाद रिक्त स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। इन चीजों को जो भी आपने पढ़ाया क्लासेस में उसको फिलअप करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, ताकि दोबारा जब आप नेक्स्ट क्लासेस पढ़ाओ तो बच्चे का अटेंशन एक एक लाइन में हो, एक एक वर्ड में हो, है ना। क्योंकि आप रिक्त स्थान से ये भी बता रहे हैं कि कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड यहाँ से गायब कर दिया जाएगा और एग्जाम में वैसे पूछा जाएगा, तो चीजों को एक एक वर्ड में अटेंशन हो, यानी लॉन्ग टाइम तक बच्चे उन चीजों को रिटेन कर सके, यानी याद कर सके और उनका अटेंशन थोड़े सा ज्यादा फोकस्ड हो पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये मनोवैज्ञानिक तर्क होता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। फिर होता है सही जोड़ी। इससे ये पता लगता है कि यदि ऑप्शंस ज्यादा है तो इसका राइट पेयर कौन सा होगा, ये, और दूसरा सही या गलत। इससे लॉजिकल एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता बच्चों में डेवलप होती है। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बच्चा थोड़े समय के लिए कंफ्यूज होगा, किसी टीचर से पूछेगा, पेरेंट्स से पूछेगा, अपने किसी नेबर से पूछेगा कि अच्छा एक बात ये बताइए दिल्ली और नई दिल्ली में क्या फर्क है। तो इससे क्या है, बच्चे की तार्किक योग्यता डेवलप होती है। तो कहीं न कहीं किसी प्रकार का प्रश्न का निर्माण एक टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी जानना समझना। पर कभी भी प्रश्न बच्चों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, बच्चों को इंफीरियर बताने के लिए, बच्चों को बेवकूफ साबित करने के लिए, इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता।
हर एक प्रकार के प्रश्नों और पूछे जाने वाली प्रक्रियाओं, टेस्ट, एग्जाम, असेसमेंट, इन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों का जो लर्निंग है उसमें आप असिस्ट करें, उसको फैसिलिटेट करें, यानी बच्चे को किसी भी प्रकार के लर्निंग प्रोसेस में यानी अधिगम की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे। यदि दिक्कत आती है तो टीचर फीडबैक प्रदान करे, उनका सलूशन भी प्रदान करे, जरूरत पड़े तो पेरेंट्स से, गार्जियन से मिलके उन चीजों को ओवरकम करने का कंटिन्यूअसली चक्रीय रूप से इन चीजों का क्रम चलता रहे, ताकि अल्टीमेट जो एजुकेशन को ऑब्जेक्ट है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, वो मानसिक रूप से अच्छा हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अपनी संस्कृति को जानता हो, अपने राष्ट्र के बारे में जानता हो, राष्ट्र के इतिहास, राष्ट्र के गौरव की जानकारी हो, उसको ये बात पता है कि आज जो हम लिबर्टी यूज कर रहे हैं, आज जो हम स्वतंत्रता उपयोग कर रहे हैं, ये कितनी मुश्किल से मिली है। इन सब चीजों की बातें जाने, समझे और एक व्यवस्थित, एक संतुलित राष्ट्र का नागरिक बने। टीचर का भी यही ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई बायोलॉजिकल मैन से एक सोशल मैन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस एजुकेशन है, और उसका उस प्रोसेस में टीचर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और प्रश्नों को ऐसे बनाए ताकि उनका अधिगम में सहायक हो, अधिगम में रुकावटें ना आए। तो ये बेसिक एजुकेशनल साइकोलॉजी की बातें थी, प्रश्न निर्माण यानी क्वेश्चन फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें, हम भी अपनी थोड़ा सा नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक में बढ़ाना चाहेंगे। ये इस क्लास का अंत है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।